नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कोहल वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम ग्लाइकोल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती हमने भी ग्लाइकोल की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसी क्रम में नेक्स्ट रिएक्शन है कंडेंसेशंस विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्लाइकोल है वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल का निर्माण करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हमें यदि कार्बोनिल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना हो, उस स्थिति में हम इस प्रकार की अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। तो ये ग्लाइकोल है, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शंस करके अम्लीय माध्यम में हमें एसिटल का निर्माण हुआ है। ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और इसी प्रकार यदि हम कीटोन लेते हैं तो ग्लाइकोल कंडेंस होकर के कीटल का निर्माण होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के परिप्रेक्ष्य में, और जहां हमें कार्बोनिल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करना हो। इसी प्रकार हम ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशंस देखते हैं। ऑक्सीडेशंस में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। फॉर्मेशंस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ रिएजेंट एंड कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया की दशा यानी कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस एंड रिएजेंट के आधार पर हमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं यदि हम ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशंस करते हैं। तो दो प्रकार के ऑक्सीडेशन से दो प्रकार की रिएक्शंस संभव है। एक वो जहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो जो डाइओल है 1,2-डाइओल या ग्लाइकोल के कार्बन और कार्बन बॉन्ड को ब्रेक नहीं करता हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं हैं यानी ऑक्सीडेशंस इन विच द कार्बन कार्बन बॉन्ड डज नॉट क्लीवेज। तो इस प्रकार का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है HNO3, KMNO4। यदि हम HNO3 के साथ यदि ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशंस करवाते हैं तो हमें ऑक्जेलिक एसिड्स एंड ग्लाइकोलिक एसिड्स प्राप्त होता है। हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं इजीली। तो देख सकते हैं आप ये रिएक्शंस ऑक्सीडेशंस की यदि हम HNO3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो ये ग्लाइकोल है, और फर्स्टली ये कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड and further oxidized to glyoxal and further oxidized to glyoxylic acids and finally converted into oxalic acids। इसी प्रकार ये KMNO4 के साथ भी रिएक्शंस प्रोसीड होती है। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ 1,2-डाइओल या ग्लाइकोल है, उसके कार्बन और कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हुआ है। तो ये एक अलग प्रकार का ऑक्सीडेशंस प्रोसेस है। और नेक्स्ट टाइप है ऑक्सीडेशंस इन विच द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि कार्बन और कार्बन बॉन्ड का ब्रेक होता है। इस प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लेड टेट्राएसीटेट, परायोडिक एसिड्स, एसिडिक K2Cr2O7, एल्केलाइन न्यूट्रल एंड बेसिक KMNO4 और क्रोमिक एसिड्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनके द्वारा हम जब ऑक्सीडेशंस करते हैं ग्लाइकोल का तो कार्बन और कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी विसिनल जब हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है विसिनल पोजीशन पर, और ये यहाँ देख सकते हैं 1,2-डाइओल का कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ रिएजेंट के तौर पर स्पेशली लेड टेट्राएसीटेट ग्लाइकोल्स को ऑक्सीडाइज करता है। ये फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। 5 मेंबर साइक्लिक रिंग के अंदर ये कन्वर्ट होता है। 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट के रूप में बनता है, और विच अंडरगोज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस रिजल्टिंग इन द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो 5 मेंबर साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट के रूप में बना है, ये फर्दर ऑक्सीडेशंस ऑन रिडक्शंस प्रोसेस के द्वारा कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक होकर के हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, और लेड डाइएसीटेट और एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार
हम ऑक्सीडेशंस कर रहे हैं पर आयोडिक एसिड्स के साथ। सेम प्रोसेस होता है। पर आयोडिक एसिड्स यदि हम ग्लाइकोल की अभिक्रिया पर आयोडिक एसिड HiO4 के साथ करवाते हैं तो भी हमें साइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर इंटरमीडिएट के रूप में ये प्राप्त हुआ है। और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ बॉन्ड, इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक हुआ, ये यहाँ ब्रेक हुआ और HiO3 और ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हुए हैं 2 मॉलिक्यूल्स। और कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने वाले अन्य ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक, एल्केलाइन एंड न्यूट्रल केमेनोफोर भी हैं। सेम प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया दर्शाते हैं। और क्रोमिक एसिड्स को भी हम रिएजेंट के तौर पर ले सकते हैं जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है ग्लाइकोल का। और यहाँ आप देख सकते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके द्वारा भी ऑक्सीडेशन होता है और 2 फॉर्मिक एसिड्स के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं ग्लाइकोल के। ग्लाइकोल्स का ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम एसिडिक K2CR7 के साथ तो भी हमें 2 फॉर्मिक एसिड्स के मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस हैं डिहाइड्रेशंस। डिहाइड्रेशंस, यदि हम ग्लाइकोल का डिहाइड्रेशंस करवाते हैं डिफरेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप देख सकते हैं फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, एनहाइड्रस ZnCl2 है या कंसनट्रेट H2SO4 है। तो ये इनके साथ यदि हम हीट करते हैं तो यहाँ जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इस ग्लाइकोल से और हमें फर्स्टली इनोल फॉर्म प्राप्त होती है इंटरमीडिएट के तौर पर और टोटोमराइज होकर के ये एसिटाल्डिहाइड के रूप में हमें यील्ड के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि ग्लाइकोल को हम हीट करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें इथाइलिन ऑक्साइड यानी इफॉक्साइड प्राप्त होता है। और डिहाइड्रेशंस पड़ रहे हैं तो जल का मॉलिक्यूल यहाँ बाहर निकल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ। और यदि हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम इसका डिहाइड्रेशंस करवाते हैं, हीट करते हैं तो भी हमें 2 मॉलिक्यूल्स इसके ग्लाइकोल के 1,4 डाइऑक्सेन प्राप्त होती है। ये एक साइक्लिक ईथर है और ये साइक्लिक ईथर एग्जाम्पल्स है एप्रोटिक सॉल्वेंट का। 1,4 डाइऑक्सेन नाम से याद रखना है, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट के रूप में प्रयुक्त होता है 1,4 डाइऑक्सेन या ये है साइक्लिक ईथर। और यदि हम फॉस्फोरिक एसिड्स के साथ हीट करते हैं ग्लाइकोल को तो 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और जल का अणु यहाँ से बाहर निकला और डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त हुआ है और ये जल का अणु बाहर निकला है। डिहाइड्रेशन का मतलब जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलना। अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये पिनेकोल फिनेकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होता है? द रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायोल टू एल्डिहाइड और कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड इज कॉल्ड पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। यानी कि विसिनल डायोल या ग्लाइकोल है वो किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट होता है। एसिड कैटलिस्ट के तौर पर कार्य करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं ये एल्कोहल है 1,2 डायोल यानी विसिनल डायोल है और ये एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट है और यह कन्वर्ट हो रहा है कीटोन के अंदर। तो इस रीअरेंजमेंट को हम पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसकी क्रियाविधि देखने क्रियाविधि से हम यहाँ देख सकते हैं ये मैकेनिज्म है इसकी। मैकेनिज्म में सबसे पहले एसिड कैटलाइज्ड में किसी एक हाइड्रोक्सिल समूह पर H+ का अटैक होता है और यहाँ H2O फर्स्ट स्टेप में जो पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट है उसके फर्स्ट स्टेप में H+ का यानी प्रोटॉन का अटैक होता है। द फर्स्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ ए प्रोटॉन टू वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स followed by the loss of water molecules and formation of carbonium ions। तो इस प्रोटॉन के मॉलिक्यूल का किसी एक हाइड्रोक्सिल समूह पर अटैक होता है और उसके बाद जल का अणु बाहर निकलता है, देखिए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है? जल का अणु बाहर निकलने के बाद कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्थिति अभी स्टेबल अनस्टेबल वाले कार्बोकेटाइंस की नहीं है, लेकिन
मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये कौन सा कार्बोकेटाइंस का निर्माण हुआ है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस का निर्माण हुआ है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस का निर्माण हुआ है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में 1 to मेथिल शिफ्ट होता है, यानी कि इस मेथिल का शिफ्ट कहाँ हो रहा है? इस कार्बोकेटाइंस के कार्बन पे होता है। और अंततः ये जो बनने वाला नया कार्बोकेटाइंस है, इस नए कार्बोकेटाइंस किस में स्टेबलाइज होता है? प्रोटॉन का मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोक्सिल समूह से प्रोटॉन्स बाहर निकलता है H+ के रूप में, और अंततः हमें पिनेकोलोन प्राप्त होता है। इस प्रकार की रिएक्शंस को हम पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट। ये सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट क्या है? पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की तरह ही ये सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं रिएजेंट के तौर पर 1 to डाईओल नहीं होकर के, विसिनल डाईओल नहीं होकर के, वहाँ कुछ एक अन्य प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, प्रतिस्थापी उपस्थित है। यहाँ देख सकते हैं विसिनल एल्कोहल की जगह NH2 समूह उपस्थित है, और इसका नाम है बीटा एमिनो एल्कोहल। और यहाँ देखिए OH की जगह क्या है? बीटा ब्रोमो एल्कोहल्स हैं, और यहाँ क्या ले लिया? बीटा आयोडो एल्कोहल्स हैं। ये बीटा ब्रोमो एंड बीटा आयोडो एल्कोहल्स रिएक्ट विथ, ये बीटा एमिनो एल्कोहल्स नाइट्राइट एसिड्स के साथ रिएक्शंस करता है, और ये बीटा ब्रोमो है वो सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ, और ये जो बीटा आयोडो एल्कोहल्स है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके कार्बोकेटाइंस का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 to मेथिल शिफ्ट होता है, और अंततः प्रोटॉन के रिमूवल से हमें पिनेकोलोन प्राप्त होता है। इस प्रकार के जो प्रोसेस हैं, इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेमी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। सेमी पिनेकोल रीअरेंजमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स जिसको हम कॉमनली ग्लिसरॉल के नाम से जानते हैं, ये ग्लिसरॉल है, और ग्लिसरॉल, और इसका सेकंड नाम है ग्लिसरीन भी हम कह सकते हैं। द कंपाउंड्स कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर नोन एज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स। The simplest and most important trihydric alcohols is propan 1,2,3 triol and is commonly known as glycerol or glycerine। तो आप यह स्ट्रक्चर देख सकते हैं 1 2 3 ट्राईओल, प्रोपन 1 2 3 ट्राईओल, जिसका IUPAC नामकरण है, और कॉमनली हम इसको ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन कहते हैं। और ये संयुक्त रूप से, ये जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरॉल है, ये संयुक्त रूप में हायर फैटी एसिड में ग्लिसरील एस्टर के रूप में उपस्थित रहता है। हायर फैटी एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं? हायर फैटी एसिड्स हैं वेजिटेबल और एनिमल्स ऑयल्स या फैट्स में होते हैं। और ये हायर फैटी एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं: पामेटिक एसिड्स, स्टेरिक एसिड्स एंड ऑक्जेलिक एसिड्स, ओलेइक एसिड्स। पामिटिक एसिड का जो अणुसूत्र है वो C15H31COH, स्टेरिक का है C17H35COH एंड ओलिक एसिड का है C17H33COH। देयर एस्टर विथ ग्लिसरॉल टर्म्ड एज ग्लिसराइड्स। और ये जो एसिड है, पामिटिक एसिड है, चाहे स्टेरिक एसिड है या ओलिक एसिड है, इन एसिड्स का जो एस्टर बनता है ग्लिसरॉल के साथ, उसका नाम है ग्लिसराइड। तो हम कुछ ग्लिसराइड्स के उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे। ग्लिसराइड है, ये स्टेरिक एसिड्स के साथ ट्राईस्टेरीन बना है। ये ग्लिसरीन के साथ एस्टर का निर्माण हुआ है और उसका नाम है ट्राईस्टेरीन। और यहाँ फैटी एसिड्स के रूप में है पामिटिक एसिड्स, और पामिटिक एसिड्स के ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड्स के साथ क्रिया करके ट्राई पामिटिन बना है, ये एक एस्टर है। और ट्राईओलिन है, ये भी एक एस्टर है जो कि ग्लिसरॉल के साथ ये
ओलिक एसिड्स एस्टर का निर्माण करके इस फॉर्म में रहता है, और ये इसी एस्टर के फॉर्म में फैटी एसिड्स में उपस्थित होते हैं, वेजिटेबल एंड एनिमल्स ऑयल्स एंड फैट में उपस्थित होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, ग्लिसराइड्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, ग्लिसराइड्स कहेंगे। तो अब हम जो ग्लिसरॉल है उसके बनाने की विधियों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड या ग्लिसरीन फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स, फैट्स या ऑयल्स। हमने अभी इनके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा कि जो ग्लिसरॉल है वो हायर फैटी एसिड्स या ऑयल्स में ग्लिसराइड्स के फॉर्म में होते हैं या ग्लिसरिक एस्टर के रूप में होते हैं। तो उनको हम किस प्रकार सेपरेट करते हैं, प्रोडक्ट में हम ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्लिसराइड है, ट्राई ग्लिसराइड है, यहाँ हायर फैटी एसिड्स का एस्टर है ये, और इस हायर फैटी एसिड्स के एस्टर्स को हम क्षारीय माध्यम में रिएक्शंस करवा रहे हैं तो हमें सोप का निर्माण होता है। सोप किसे कहते हैं, सोप सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स कॉल्ड सोप, यानी साबुन है वो साबुन किसे कहते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं, और सह उत्पाद के रूप में साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। आप यहाँ देख सकते हैं सह प्रोडक्ट के रूप में ये ग्लिसरॉल। आरपीएससी के कुछ एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चंस पुटअप किया गया है कि जब साबुन के निर्माण की अभिक्रिया या साबुन का निर्माण होता है तो सह उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, एल्कोहल, ऐसा कुछ ऑप्शंस थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ याद रखने योग्य बात है ग्लिसरॉल। और नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर ये जो ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ है सह उत्पाद के रूप में, हम यहाँ बनने वाले जो साबुन और ये ग्लिसरॉल है इस प्रोडक्ट में इस रिएक्शन प्रोडक्ट में हम NaCl को ऐड करते हैं तो जो साबुन है वो प्रिसिपिटेट हो जाता है, साबुन प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है। फिर इसको हम फिल्टर करते हैं और फिल्ट्रेट आउट करने पर हमें सोप को फिल्ट्रेट आउट करना, द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्टरिंग आउट द सोप इज कॉल्ड स्पेंट लाई। जो फिल्ट्रेट हमें प्राप्त होता है सोप को फिल्ट्रेट आउट करने के बाद उसको हम स्पेंट लाई बोलते हैं, और ये स्पेंट लाई है वो कंटेंस 5% ऑफ ग्लिसरॉल, वो है वो 5% ग्लिसरॉल की मात्रा रख रहा है, और हमें शुद्ध रूप से हम ग्लिसरॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम प्राप्त करते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट है फ्रॉम शुगर, हम किण्वन की अभिक्रिया के द्वारा बाय फर्मेंटेशंस हम ग्लिसरॉल को प्राप्त करते हैं, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशंस ऑफ शुगर अबाउट 3% ग्लिसरॉल इज फॉर्म्ड ए बाई प्रोडक्ट। सह उत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में 3% जो ग्लिसरॉल बनता है जब अल्कोहल का निर्माण होता है, हम शुगर के किण्वन के द्वारा अल्कोहल प्राप्त करते हैं, एथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं, उसमें सह उत्पाद के रूप में 3% ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और इट इंक्रीजेज टू 20 to 25% बाई एडिंग सोडियम सल्फाइड। और यहाँ आप देख सकते हैं किण्वन के प्रोसेस में यदि सोडियम सल्फाइड मिला दिया जाता है तो हमें ये ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, 20 से 25% तक हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्लिसरॉल है, और ये शुगर है, और इस यीस्ट और H2O के साथ रिएक्शंस करवा करके हम ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज की यीस्ट और H2O ये कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फिर उसका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, और इस प्राप्त होने वाले ग्लिसरॉल को हम शुद्ध रूप से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिंथेसिस फ्रॉम एलिमेंट्स, यानी एलिमेंटल स्टेट से भी हम ग्लिसरॉल को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ रिएक्शंस एक प्रोसेस के रूप में है, यहाँ कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रिक आर्क के माध्यम से हमें एसिटिलीन प्राप्त हुई है, और Hg+2 कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड, और ये एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ हम जोन्स रिएजेंट या फेलिंग
और रिएजेंट या हम बेनेडिक्ट रिएजेंट के द्वारा इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एसिटिक एसिड्स प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ हाँ ये कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हुआ है और इसका ड्राई डिस्टिलेशंस करने पर हमें कीटोन प्राप्त हुआ है। और ये बुओव्लांक रिडक्शन है इस कीटोन का। बुओव्लांक रिडक्शंस में कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है CO वो किस में कन्वर्ट होता है, CHOH ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। आप देख सकते हैं रिडक्शंस विथ बुओव्लांक रिडक्शंस। बुओव्लांक में सोडियम और एथिल अल्कोहल होता है रिएजेंट के तौर पर और ये CO को CHOH में कन्वर्ट किया है। और फर्दर हम इसमें इसके डिहाइड्रेशंस इसको हीट करते हैं और प्रोटॉन बाहर यहाँ डिहाइड्रेशंस किया है और डिहाइड्रेशंस का H+ अम्लीय माध्यम में हमने इसको हीट किया है और यहाँ जल का मोलिक्यूल बाहर निकला और हमें एल्कीन प्राप्त हुई। और क्लोरीनेशंस किया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें क्लोरो एल्कीन प्राप्त हुई है और एलिल फॉर्म पे हमें क्लोरो समूह जुड़ा है और उसका एक्वस सोडियम कार्बोनेट और 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 एटम प्रेशर पे हमें ये हाइड्रोक्सिल समूह ऐड हुआ है, क्लोरीन रिप्लेस हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हाइपोक्लोरस एसिड HOCl की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो मध्यवर्ती में क्लोरीन और टर्मिनल में OH समूह जुड़ा है इसको हम मैकेनिज्म के द्वारा नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। और नम सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ट्राईग्लिसरॉल या ग्लिसरीन प्राप्त हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एलिमेंट से हमने ग्लिसरॉल को किस प्रकार प्राप्त किया है विभिन्न स्टेप में। ये एक लंबी प्रोसेस है। और अब हम ग्लिसरॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। ये जो ग्लिसरॉल है या ग्लिसरीन है ये कलरलेस है, विस्कस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है और टेस्ट में स्वीट है और सोल्यूबल इन वाटर एंड इथेनॉल एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।